प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान का पहला पाठ, जिसका नाम था भारतीय संविधान के भाग 1 का अध्ययन किया था। देखिए, भाग 1 है नहीं, पाठ चूँकि थोड़ा सा बड़ा है और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए हम उसको 2 भागों में बांट दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, नियमों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक खेल में खेल के नियमों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर आगे हम लोगों ने देखा था कि जो संविधान होता है किसी भी देश के आदर्शों और उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है और एक खेल का उदाहरण हम लोगों ने देखा था, जिसमें क्लास मॉनिटर ने कैसे अपने शक्ति का दुरुपयोग करके अपने साथी को परेशान किया था। तो हमारे देश का संविधान भी प्रजातंत्रात्मक संविधान है, संसदीय शासन व्यवस्था है यहाँ पर। लेकिन अगर जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, देखिए सबसे बड़ी बात है हमको समझना यहाँ ये है कि जो हमारा देश है इसमें बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं और उन समुदायों में भी बहुत सारे छोटे छोटे संस्थाएं हैं। अब जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय सभी समुदायों ने अपनी सहमति के हिसाब से संविधान की रचना की। लेकिन संविधान हमारे देश का जो है वो प्रजातंत्रात्मक है, यानी यहाँ पे जनता द्वारा अपनी सरकार का चुनाव किया जाता है। अब चुनाव का तरीका ये है कि वोटिंग होगा। 18 साल से अधिक उम्र का जो हमारे देश में जो लोग हैं वो वोट डालेंगे और जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। अब आप सोचिए, अगर जिसको ज़्यादा वोट मिल गया जीत गया, क्या वो मनमानी कर सकता है? अगर कुछ ऐसा नियम न रहे कि आपको बस यही काम करना है, तब तो मनमानी करने लगेगा कि नहीं करेगा। जिसके पास में पावर आता है तो वो अपनी पावर का दुरुपयोग भी कर सकता है। इसीलिए संविधान का निर्माण किया गया है, ताकि जो सरकार बनाए उसे भी अपने दायरे में ही काम करने का पावर मिले। ये नहीं कि सरकार हो गया तो सारा काम अपने हाथ में जैसे चाहे वैसे करने लगे। ये प्रजातंत्र में था, राजतंत्र में था। जो राजा होते थे अपने मन से सारा काम कर लेते थे। एक उदाहरण हम बताए थे कि नेपाल का जो संविधान है वहाँ पर 1952 में प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। प्रजातंत्र की नहीं, संविधान का निर्माण हुआ था। और उस संविधान में 1992 में देखिए हुआ था। और उस समय का जो नेपाल का संविधान था, उस समय जो राजा होता था उसको मुखिया मान लिया गया था, सबसे शक्तिशाली मान लिया गया था और उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद को चुनाव के माध्यम से गठित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो ये नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि जो सरकार हो उसका भी, जो सबसे शक्तिशाली हो यानी जो सरकार हो, उसका भी चुनाव जनता के द्वारा हो। इसलिए वहाँ की जनता ने उस संविधान से असंतुष्ट होकर फिर से संविधान सभा को गठित करने की मांग शुरू कर दिया, ताकि नया संविधान बने और उस संविधान में जो शासक है उसका चुनाव हो, राजा न हो। अब समस्या खड़ी हो गई। राजा ने सोचा कि अब तो जनता हमारे खिलाफ समस्या उत्पन्न कर रही है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी
का आरोप लगाया गांव में कि ये लोग अपने मनमान काम कर रहे हैं, शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। लेकिन फिर जनता ने विद्रोह करना शुरू किया और अंत में 2006 में उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम आपके नियमों पर नहीं चलेंगे, जनता फिर से एक संविधान बनाएगी, उसके हिसाब से काम करेंगे। देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, संविधान तो वहाँ था, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता उस संविधान से असंतुष्ट थी। तो देखिए, जो संविधान होता है किसी भी देश के आदर्शों, आकांक्षाओं, उद्देश्यों को मूर्त रूप देता है। हमारा देश कैसा होगा, यहाँ के लोग कैसे होंगे, सरकार कैसी होगी, ये सारी चीज़ें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान सभा में भेज करके उसको बनवाई थी। और उसी तरह हमारे देश के संविधान का भी है स्थिति। ये सारी चीज़ें देखिए, क्लास मॉनिटर वाला हम लोग देख लिए थे। क्रिकेट वाले भी बात समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, संविधान, हमारे देश का जो संविधान है, अभी हम बताएं कि इसमें बहुमत वाला है, जिसकी पार्टी की ज़्यादा, जिस पार्टी के लोग ज़्यादा जीतते हैं उनकी सरकार बनती है। तो क्या जो सरकार बना लेते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, उनके अधिकारों को वो लोग छीन सकते हैं? नहीं। एक कहानी इसमें दिया हुआ है हमारे किताब में। एक स्कूल की बात है। लड़के क्रिकेट खेलने के लिए कहते हैं, लड़कियां कबड्डी खेलने के लिए कहती हैं। अब लड़कों की संख्या ज़्यादा है, मैडम ने हाथ उठवाया कि कौन कौन क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कौन कौन कबड्डी खेलना चाहते हैं। तो लड़कों की संख्या ज़्यादा थी, लड़कियों की संख्या कम थी। अब क्या होगा? क्रिकेट होगा, जाहिर सी बात है, क्रिकेट शुरू हो गया। अगले दिन फिर यही समस्या हुई, फिर लड़कों की संख्या ज़्यादा थी, फिर क्रिकेट शुरू हो गया। तो इसका मतलब देखिए ये है कि अगर संविधान है तो संविधान में जो इनकी संख्या कम है उनके लिए भी प्रावधान किया जाता है, इसीलिए संविधान का निर्माण किया जाता है। संविधान जो होता है वो सरकार को सीमित करता है कि इतना आपका काम है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। बात को समझिए, संविधान में किसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या दायित्व है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। किस हिसाब से आपको काम करना है। अपने मन से सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, संविधान में जो उसके लिए प्रावधान है बस उतना कर सकती है। आगे देखिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण जो कारण है संविधान बनाने का, वो ये है, एक कहानी के माध्यम से आप समझिए। कभी कभी सरकार के सामने समस्या आ जाती है, ये करें कि ये करें, गुस्से में हैं या मन किया कि ये कर दें, और बाद में उसके सामने समस्या आ गई वो काम करने से। तो देखिए, सीधी सी बात आप समझिए, एक लड़की है, वो शाम को खाना पीना बना के पढ़ने जाती है 8 बजे, ठीक है। तब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अरे हमारा तो नागिन 3 आ रहा है 8 बजे से, हम चले नागिन देख लें। लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, अगर नागिन 3 देखने लगेंगे तो 10 बज जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे और हमारा पढ़ाई ख़राब हो जाएगा। 2 चैप्टर बचा है वो दोहरा नहीं पाएंगे। तो अंत में उसने ये निर्णय लिया कि चलिए पढ़ ही लेते हैं, धारावाहिक तो हमारे किसी काम का है नहीं। पढ़ लेती है और जाती है जब परीक्षा देने, तो उसको वहीं सारे प्रश्न मिलते हैं जो उसने रात में पढ़ा था। तो इससे ये देखिए स्पष्ट हो गया कि कौन सा निर्णय हमको तुरंत लेना है, सरकार कौन निर्णय ले, कौन सही है कौन गलत है, ये भी संविधान में ही उल्लेखित किया जाता है। अगर आप अच्छे ज्ञाता हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, परिस्थितियों का अनुभव है आपको, तो आप सही निर्णय लेंगे ही लेंगे। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। आज हमारा भाग 2 में पढ़ने का मेन उद्देश्य है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। देखिए, लक्षण क्या होता है, विशेषताएं क्या होती हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। इसी को देखिए, लक्षण को ही विशेषताएं भी कहा जाता है। विशेषताएं, अब देखिए, अब आप लोग नहीं समझते होंगे कि विशेषताएं क्या होती हैं, तो आप सीधा समझिए, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं,
एक बच्चा है, उसको खड़ा करिए, उसका नाम अलग है, किसी नाम से उसको पहचाना जाता है, उसका शरीर का बनावट कुछ होगा, कपड़ा उसका होगा, यानी हर व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है, उसी को उसकी विशेषता कहा जाता है। तो चूंकि हमारे विश्व में, पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास अपना स्वयं का संविधान है और उन संविधानों की विशेषताएं होती हैं। हमारे देश के संविधान की भी अपनी एक पहचान है, अपनी एक विशेषताएं हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का। तो जब आज़ादी मिली हम लोगों को, तो जो हमारे देश के लोग समस्या झेले थे, जो समस्याएं आई थी लोगों के सामने, उसके हिसाब से उन्होंने संविधान का निर्माण किया। और अंग्रेज जब हमारे यहाँ थे तो वहाँ पे राजतंत्र था, तो राजतंत्र की समस्याओं को हमारे देश की जनता जानती थी। अधिकार न होने से यहाँ के लोगों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें हमारे देश के लोग जानते थे। इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक ऐसे संविधान का निर्माण करने का प्रयास करने लगे जिससे जो समस्याएं उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने झेली थी, दोबारा उसको झेलना न पड़े। साथ ही साथ लोगों का ये भी तर्क था कि ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जो इस समय के लिए तो सूटेबल हो ही, साथ ही साथ भविष्य में भी बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव न करना पड़े और भविष्य की आवश्यकताओं को वो पूरा कर सके। तो ऐसी दूरदर्शिता भरी दृष्टिकोण से उसी समय जब संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, लोगों ने अनेक प्रकार से अध्ययन करके, समस्याओं को झेल करके, अपने अनुभवों के माध्यम से ऐसे संविधान का निर्माण किया। अब बात करते हैं हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है। हमारे देश का जो संविधान, हमारे भारत का जो संविधान है, उसकी विशेषताएं क्या है। इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम फिर से बता दें कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 बना कब था ये भी जान लीजिए। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी पूर्ण रूप से 1950 को। अब लागू कर दिया गया तो इसकी कुछ विशेषताएं हम बताए हैं। वो विशेषताएं क्या हैं, तो उसमें पहला है संघवाद। देखिए, हमारे देश की जो संविधान सभा थी, जो नेता थे, वो जानते थे उस समय कि अगर सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाएगी तो वो जैसे क्लास मॉनिटर मनमानी किया था, उसी तरह हो सकता है वो भी अपनी शक्तियों को पा करके, कोई भी व्यक्ति है जब शक्तिशाली हो जाएगा तो मनमानी कर सकता है और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके हितों की उपेक्षा कर सकता है। तो इसलिए उस समय हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के संविधान को एक संघात्मक व्यवस्था के रूप में लिखा। उसमें केंद्र सरकार, जो राज्य हैं, राज्य सरकारें बनाई गई, और यही नहीं, स्थानीय स्तर पे ग्राम पंचायत यानी पंचायतों का गठन यानी निर्माण करने की बात कही गई, और वो भी चुनाव के माध्यम से। हालांकि इसको 1993-74 में लागू किया गया पूर्ण रूप से, लेकिन संविधान में इसकी बात कही गई थी।
अब जो संघवाद होता है, व्यवस्थाएं, 3 प्रकार की व्यवस्थाएं, 3 स्तर की सरकारों की बात कही गई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, और साथ ही साथ जो शक्तियां हैं वो भी इन तीनों को बांटी गई। यानी केंद्र सरकार राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य केंद्र सरकार की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और जो स्थानीय सरकार की शक्तियां हैं उसमें भी ये लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर ये लोग कहते हैं स्थानीय वाले, तब ये लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इस 3 प्रकार की शक्तियों, 3 जगह से शक्तियों को बांट देने के कारण किसी एक व्यक्ति को घमंड नहीं होगा कि हमारे पास इतनी शक्ति है। शक्तियों का बंटवारा हो जाने से सबका काम और शक्ति, पद, दायित्व सब बांट दिए गए। साथ ही साथ तीनों लोगों को, तीनों प्रकार की सरकारों को पैसा कहाँ से मिलेगा, ये भी बात बता दी गई थी। देखिए, शक्तियों को सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसको हम जब आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। दूसरी विशेषता हमारे संविधान की है संसदीय शासन पद्धति। देखिए, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। जो 3 स्तर हम बताएं, तीनों स्तरों पर संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि तीनों स्तरों पर सरकार का चुनाव जनता खुद करती है। किताब में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कांताबाई लाइन लगा के खड़ी थी वोट देने के लिए। हाँ, तो भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिक जो 18 साल से ज़्यादा हैं, हम बताए थे, देखिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं, क्या करने के लिए? वोट देने के लिए। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का उपयोग करने के योग्य बना दिया है। यानी सभी लोग अपने हिसाब से सरकार का चुनाव करने योग्य बन गए हैं। उसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। कोई पूछ दे अगर आपसे कि भारत में कितने उम्र के लोग वोट दे सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 18 या उससे अधिक। सिर्फ 18 मत कहिएगा, 18 साल या उससे ज़्यादा के लोग जो हो जाएंगे वो लोग वोट दे सकते हैं। तो इस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया और उनके अधिकारों और कर्तव्यों को बांट दिया गया। तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। अभी हम बताएं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार तीनों लोगों को शक्तियों को बांट दिया गया। जो केंद्र सरकार है उनको संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए कहा गया। जो राज्य सरकार हैं उनको राज्य सूची के विषयों पर, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों के लिए ज़रूरी होती हैं, तो ऐसे समस्याओं के लिए केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसको समवर्ती सूची में रखा गया। जैसे शिक्षा पर अगर कानून बनाना होगा तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार। देखिए बेटा, जो नागरिक जीवन है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, इसमें 2 पार्ट है। पहला है सामाजिक और दूसरा है राजनीतिक। पहले क्या होता था, इसके अंतर्गत सिर्फ राजनीति की ही बातें बताई जाती थी, लेकिन अब उसमें सामाजिक जोड़ दिया गया है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, क्योंकि राजनीति जो है वो समाज में ही होती है, अन्य जगह पे नहीं। फैक्ट्री वगैरह जो अन्य जगह है वहाँ पर तो नियमों के अनुसार ही काम होता है, लेकिन राजनीति हर व्यक्ति करता है तो वो समाज में ही होता है, इसलिए इसको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कह दिया गया। आगे देखते हैं, जो हमारे संविधान की अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। देखिए, हम अभी बताएं कि जब
सरकार का गठन किया जाता है, सरकार का चुनाव किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को सरकार बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा पद मिलने के बाद वो कुछ मनमानी भी कर सकता है, जैसे क्लास मॉनिटर ने किया था। तो संविधान में ऐसा प्रावधान पहले से ही कर दिया गया है जिससे कोई भी सरकार मनमानी न करने पाए, निरंकुश न होने पाए। जैसे मूल अधिकारों को संविधान में सभी नागरिकों को लिखित रूप में दे दिया गया है, और कोई भी सरकार चाहे वो कितनों बड़ी शक्तिशाली हो, कितनों जनता ने उसको वोट दे के जिताया हो, किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। अब बात करते हैं अधिकार क्या होते हैं। तो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने में सहायता करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो समाज और देश में गरिमापूर्ण तरीके से जिए। उसके इस अधिकार को सरकार भी नहीं छीन सकती है, क्योंकि अगर सरकार उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो संविधान में ही इसके लिए प्रावधान बना दिया गया है कि वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का शरण ले सकता है, सहायता ले सकता है। अब बात करते हैं अधिकार क्या होते हैं। बता ही दिए कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। तो जो मौलिक अधिकार है ये संविधान की आत्मा कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि अगर अधिकार नहीं मिलेगा व्यक्ति को तो संविधान बनाने का कोई मतलब रह गया? नहीं रह गया। इसीलिए भारतीय संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने भी यही बात कहा था। देखिए 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हैं इस समय। शुरू में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, आगे हम बताएंगे। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया, यानी वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। इन अधिकारों में जो पहला अधिकार है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, समानता का अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार जितने भी हैं सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत जो हमारा देश है, हमारा संविधान है, इसके दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, किसी लिंग का हो, किसी समुदाय का हो, चाहे वो भारत में कहीं भी पैदा हुआ हो। सभी व्यक्ति आपस में एक समान है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, छोटा है, मोटा है, किसी भी प्रकार के हैं, सभी आपस में क्या हैं? समान है। आगे देखिए मूल अधिकारों का हम एक भाग बना करके आप लोगों को वीडियो दे देंगे अच्छे तरीके से, समान सीधा बता रहे हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। सिर्फ सभी व्यक्ति को समान मान ले सरकार तो क्या उनका सभी उद्देश्य पूरा हो जाएगा, आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? नहीं। इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने समानता के साथ साथ स्वतंत्रता की भी बात कही और व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया। इसका मतलब यह है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी रह सकता है, कोई भी धंधा कर सकता है। अब देखिए ये मत कहिएगा कि जो मन करे वो करने लगे, चोरी करने लगे, कुछ करने लगे। हाँ, समाज में जो चीज़ें मान्य हैं वो चीज़ें कर सकता है, भाषण दे सकता है, लोगों को इकट्ठा कर सकता है, ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, अगर करता है तो उसके लिए कोर्ट वो व्यक्ति जा सकता है और जो व्यक्ति शोषण कर रहा है उसे सज़ा मिलेगी। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
इसका मतलब देखिए प्यारे बच्चों ये है कि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने देखा था कि हमारे देश में एक नहीं अनेक धर्म के लोग हैं और सभी लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसीलिए जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे उन्होंने हमारे देश को एक धर्म से नहीं जोड़ा और कहा कि हमारे देश के दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। जी यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं चाहे वो किसी धर्म को माने, उसका प्रचार प्रसार करे, उसका संरक्षण करे, सरकार की इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अगला है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, शैक्षणिक अधिकार। यानी हमारे देश के संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकता है और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उसकी शिक्षा व्यवस्था, स्कूल वगैरह खोल सकता है। अगला देखिए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकारों में सबसे इम्पॉर्टेंट यही अधिकार है, क्योंकि देखिए ये कोई अधिकार नहीं है, छठवां जो अधिकार है ये कोई अधिकार नहीं है। बस ऊपर जो पांचों अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी जो ऊपर पांचों अधिकार दिए गए हैं इनका उल्लंघन होता है तो हम इस छठे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही न्यायालय का शरण लेते हैं। समझ गए होंगे आप। देखिए छठा जो मूल अधिकार है वो वास्तव में कोई अधिकार नहीं है, ऊपर जो 5 अधिकार दिए गए हैं उन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए ये छठा अधिकार दिया गया है। अगला है धर्मनिरपेक्षता। देखिए संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई थी, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया और संविधान धर्मनिरपेक्षता को पंथनिरपेक्षता बना दिया गया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है, अभी हम बताएं कि हमारे देश धर्म के मामले में निरपेक्ष है, यानी हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हमारे देश के संविधान में ही ये प्रावधान है। हमारे देश में सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस तरह देखिए इतनी मेहनत करके हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था। तत्कालीन समय में आज से लगभग 70-72 साल पहले हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। हालांकि उसमें कुछ समय के हिसाब से परिवर्तन किए गए हैं और जैसे संविधान में ये प्रावधान कर भी दिया गया है कि अगर जो समस्याएं आएंगी संविधान को उसके अनुसार परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हम लोगों ने देखिए बेटा आज पढ़ा किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, संविधान में क्या क्या होते हैं, हमारे देश के संविधान की क्या विशेषताएं हैं, हमारा देश किस प्रकार का देश है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा। आपको जो भी समस्याएं समझ में आएंगी ग्रुप में लिखिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।